और अब कसम संविधान की में जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस करने का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने वाले हैं। इस खास मौके को लेकर मोदी सरकार ने खास तरीके से सेलिब्रेट करने की प्लानिंग की है। इसके तहत 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के 100 मदरसों में मन की बात कार्यक्रम को सुनाने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की कुछ और भी बड़ी योजनाएं हैं, जिसके तहत 2022 में प्रसारित मन की बात के 12 प्रसारित एपिसोड्स को उर्दू की किताबों में ढाला जा रहा है। इसे मौलानाओं और इस्लामिक स्कॉलर्स को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इसकी 1 लाख प्रतियां उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोगों और मदरसे के बच्चों के बीच भी बांटी जाएंगी। यूपी में सूफी इस्लामिक बोर्ड ने मदरसों में मन की बात कार्यक्रम का स्वागत किया और कहा कि 100 नहीं बल्कि कम से कम 1000 मदरसों में कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन विरोधियों को इसमें भी सियासत दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने इस पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन ने कहा कि पहले पीएम मोदी मदरसों का भला करें, फिर मन की बात करें। उन्होंने कहा, एक तरफ बीजेपी मदरसों पर बुलडोजर चलवा रही है और दूसरी तरफ मन की बात कर रही है। उन्होंने पूछा कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है। सवाल यह है कि बीजेपी मदरसों में करना चाहती है मन की बात, तो क्यों भड़क रहे हैं जज्बात। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी इसके जरिए वाकई मुस्लिमों से अपनी दूरी को मिटाना चाहती है या फिर चुनाव में मुस्लिमों का वोट हासिल करने की मजबूरी के तहत वो ऐसा कर रही है। सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिम अगर देश के प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे तो बढ़ जाएंगे और ये बीजेपी की मुस्लिमों को बांटने की साजिश है। आज की बहस में इन सारे सवालों पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमें विश्वास जीतना है और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। इसमें जो है ईद की बात है, इसमें नवरात्रों की बात है, इसमें दीपावली की बात है। सबका साथ सबका विकास मन की बात में दिखता है और ये नॉन पॉलिटिकल एक इशू है, तो इसमें कोई मदरसों का कोई ऐतराज अभी तक सामने आया भी नहीं। ये मन की बात तो जब करें जब वाकई खुलूस नीयत से और वाकई आप उनका उद्धार करना चाहते हो। एक तरफ आपके नेता लोग जो हैं बुलडोजर चलवा रहे हैं आसाम में मदरसों पे, दूसरी तरफ मन की बात सुना रहे हैं। अब आप चाहते क्या हैं? मेरी मांग यह है कि कम से कम 1000 मदरसों के अंदर ये मन की बात जानी चाहिए, क्योंकि सरकार का जो नारा है और मोदी जी की जो ख्वाहिश है वो मदरसे के हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति में डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। उनको टोपी में मुसलमान बनाकर वोट बैंक बना रहे थे विपक्ष के साथी, हम उनको टोपी से टाई की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये हमारे में उनकी सोच में बहुत फर्क है। हम इनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूँ, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। तो मदरसों में मन की बात, तो आखिर किसके भड़के जज्बात, ये बड़ी बहस। इसमें हमारे साथ कई पार्टियों के प्रवक्ता और कई धर्मगुरु भी जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी के प्रवक्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर जुनैद हारिस हैं इस्लामिक स्कॉलर, राशिद शरीफ साहब हैं अध्यक्ष हैं SIMPLB के। सभी मेहमानों का स्वागत है हमारी इस बड़ी बहस में। सबसे पहले आज राजनीति के बजाय सामाजिक तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। राशिद शरीफ साहब, प्रधानमंत्री के मन की बात मदरसों के बच्चों को सुनाई जाएगी, स्वागत योग्य कदम है? बिल्कुल सर, मैं तो चाहूंगा कि हर मदरसे में सुनाया जाए और मैं हमारे पीएम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ 100 एपिसोड जो कंप्लीट हुए हैं उनकी। और एक चीज उनसे मैं ये चाहूंगा कि जितने भी मन की बात है सो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो सब सुने और सब उस पर गौर करें कि क्यों है सो मुसलमानों को इस चीजों से, इस तरक्की से दूर रखा जाता है।
क्यों मुसलमानों को असेंबली तक पहुंचा नहीं देना जा रहा है, क्यों पार्लियामेंट तक मुसलमानों को है सो आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, वो सब सुने। मन की बात में आखिर क्या प्रॉब्लम है मुसलमानों से, ये भी बताना चाहिए जी। क्या हुआ है वो भी पब्लिक ये जो ओपिनियन जो ले रहे हैं आप कि मन की बात का जो 100 एपिसोड जो कंप्लीट हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि हर मदरसे में हमारे पीएम साहब की आवाज सुने, हर मदरसे में उनके ख्यालात अच्छी तरीके से सब जान ले। मैं चाहूंगा कि किस तरीके से है तो आज साइडलाइन किया जा रहा है, हर तरीके से जॉब के तरीके से, हर तरीके से जो आज हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बन गया है, एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया। आज मुसलमानों से किस कदर नफरत हो रही है वो सब हमारे पीएम साहब बताना चाहिए कि मन की बात में हम चाहेंगे कि ये सब चीज हम सुने। ठीक है, प्रोफेसर जुनैद हारिस, इस कदम पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत अच्छी बात है हमारे प्रधानमंत्री की बात हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर इदारे तक पहुंचे, मदरसे भी उसमें शामिल हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मसला वहाँ से शुरू होता है कि मदरसों के बारे में एक चीज़ और पहले मैं बता दूं, फिर ये बात बताऊं कि अगर मदरसों का कोई रिकॉर्ड उठा करके देखे तो क्राइम में अगर कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ, मदरसे से पढ़ा हुआ जितना कम पाया जाता है, उतना ज़्यादा स्कूलों से पढ़े हुए कम लोग नहीं पाए जाते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये मन की बात करना और उनके लिए अच्छी भावना रखना बहुत अच्छी बात है। संविधान की कॉपियां की प्रतियां भी वहां पे बांटी जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग संविधान को जान सके। मसला यह है कि अभी मदरसा अजीजिया को जलाया गया है, इसके बारे में क्या राय है? मदरसों को बुलडोजर से खत्म किया जा रहा है, इसके बारे में क्या राय है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, ये सवाल है। मन की बात से बात नहीं बनेगी। मदरसे के लोगों को अगर दिल जीतना है तो उनके खिलाफ खड़े होकर के जो लोग उनको नेस्तो नाबूद करने पर तुले हुए हैं उन पर बातें करें तो कुछ बात बनने की उम्मीद की जा सकती है। हारिस साहब, यहां पर एक फैक्ट बस बीच में रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि मदरसा अजीजिया जिसका जिक्र किया आपने वो बिहार के बिहार शरीफ में है और वहां की सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है, कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। राजकुमार भाटी जी, आपकी पार्टी ये कह रही है कि मुस्लिम वोट बैंक बांटने की कोशिश है, क्यों? नहीं, हम तो इस बात से प्रसन्न रहेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जोड़ती है और मुसलमानों के प्रति उसके मन में प्यार उमड़ रहा है जी, तो देश के हर नागरिक को खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अब तक ये पार्टी घोषित तौर पर उन्हें अपना शत्रु बताती रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करें, अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों के मन की बात भी सुन लें। अभी आपकी डिबेट में दो पैनलिस्ट जो बोले हैं उन्होंने भी कुछ इशारा किया है जी। प्रधानमंत्री को उनके मन की बात भी समझनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अब तक ये कहते रहे हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं, शायद प्रधानमंत्री जी अब समझा देंगे अपनी पार्टी के लोगों को कि ऐसा मत कहे करो। और जो भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान को लोकसभा में टिकट नहीं देती है, विधानसभा में भी टिकट नहीं देती है, तो शायद अब परिवर्तन करेगी, अब उन्हें टिकट देने शुरू करेगी जी। और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली में खड़े होकर देश की राजधानी में ये कह रहे थे कि मुसलमानों को बहिष्कार करो जी, और ये जहां मिल जाए वहीं ना मारो, इनकी दुकान से कोई सामान मत खरीदो, तो हो सकता है इस मन की बात में प्रधानमंत्री घोषणा कर दें कि उस सांसद को जो इतना मुस्लिम विरोधी है उसको पार्टी से निकालो, बाहर निकालो जी। एक दूसरी सांसद है इनकी जो कह रही थी घर में छुरे चाकू पहना के रख लो, तो और ये काटने के काम आएंगे, गर्दन काटने के काम आएंगे। तो हमें इस बात की तो खुशी है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि स्कूलों में, मदरसों में राजनीति नहीं घुसानी चाहिए। ये इन्हें अगर शिक्षा के मंदिर ही रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी की बात क्या अब लोग सुन नहीं रहे हैं जो उसे स्कूलों संस्थानों में घुसना पड़ रहा है। और ये केवल आपने कहा कि मुसलमान भी सुनेंगे, आपके शुरू के इंटरव्यू में बताया गया, तो क्या अब तक जो मन की बात के 99 एपिसोड हो चुके हैं वो मुसलमानों के लिए नहीं थे? ठीक है, वो किसी विशिष्ट वर्ग के लिए थे। चलिए, इस देश में इस तरह की बांटने की राजनीति, ठीक है, ये खराब है। राकेश त्रिपाठी जी, तीनों आपने पैनलिस्ट की बात सुनी, कई सवाल खड़े किए गए हैं। पार्लियामेंट में कम क्यों है, साइडलाइन क्यों किया जा रहा है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, अजीजिया को जलाया गया, बीजेपी मुस्लिमों को दुश्मन बताती रही है, लोकसभा विधानसभा में टिकट नहीं देती, तमाम आरोप हैं। रिस्पॉन्ड करें सर। चंद्र जी, यही नैरेटिव तो लंबे समय तक भाजपा के खिलाफ गढ़ा गया ना
कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो मुसलमानों के साथ उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारा नैरेटिव भरभरा कर चकनाचूर हो गया कि आज जब केंद्र सरकार की योजनाएं गरीब कल्याण की चली तो उसमें जाति का, मजहब का भेदभाव किए बिना गरीब को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने काम किया। और सर्वाधिक आज जो आवास की योजना है, मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास की योजना में 27% हिस्सेदारी मुसलमानों की है, 27% हिस्सेदारी मुसलमानों को मिली है। देखिए यही नैरेटिव भरभरा कर टूट जाता है जब आज केंद्र सरकार के लाभार्थी बड़ी संख्या में मुसलमान बनते हैं। ठीक है, देखिए सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में मैं एक उदाहरण दूं कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सीटें जहां होती है, 100 सीटों में बीजेपी ने आज 4 सीटें बिना चुनाव लड़े निर्वाचित करके भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेट करके 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को भाजपा ने बनाया। ठीक है, मैं अगर केवल मुसलमानों के कल्याण के लिए या मुस्लिमों के लिए किए गए कामों की फेहरिस्त गिराऊंगा तो आपका ये पूरा बुलेटिन खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद केवल मुसलमानों के लिए किए गए कामों की सूची समाप्त न हो पाए। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि बिना हिंदू, बिना मुसलमान किए, बिना जाति मजहब का ख्याल रख के समाज के अंतिम व्यक्ति का ख्याल रखने का काम जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की संकल्पना में कहते थे, उसको पूरा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और यही कारण है कि विपक्षी दलों में आज घबराहट है। मैं मदरसे को लेकर बात स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने से पहले मदरसों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा होता था। योगी सरकार आते ही हमने मदरसों का ऑनलाइन पंजीकरण करना वेब पोर्टल पर आरंभ किया और उत्तर प्रदेश में 4 लाख बच्चे जो छात्रवृत्ति लेते थे बाकायदा अखिलेश यादव के शासनकाल में, वो गायब हो गए। ये भ्रष्टाचार रोकने का हम काम करते हैं, ये कहते हैं आप मदरसों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? देखिए आप मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा करेंगे, मदरसों के नाम पर जिहाद की दुकान चलाएंगे तो निश्चित तौर पर रोक लगाई जाएगी। और केवल मदरसों पर नहीं, इस प्रकार का कोई भी संस्थान जो देश हित में नहीं होगा, जो समाज हित में नहीं होगा, निश्चित तौर पर उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। वो मदरसा हो, वो स्कूल हो, वो गुरुकुल हो, कोई ऐसी जगह जो समाज के विरुद्ध होगी, जो देश के विरुद्ध होगी, वहां लगाम लगनी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करते हैं, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करते हैं, तो इनको पीड़ा क्यों होती है? और मदरसों में मन की बात अगर सुनी जा रही है तो सुनी जानी चाहिए। ये देश की बात है, ये जन की बात है, ये कोई प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं है। बहुत सारी बातें रखी हैं, इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए जुनैद हारिस साहब और राजकुमार भाटी जी हाथ उठा रहे हैं। विजय जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन हारिस साहब रिस्पॉन्ड करें आप। यहां पर अगर ये बात की जा रही है कि केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिल रहा है, मदरसों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, तो इसमें वहां गलत क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, मॉडर्नाइज करने का मैं खुद फेवरर हूं और आपको बता दूं कि देश निर्माण में मदरसे के लोगों का जितना बड़ा किरदार रहा है, मुसलमानों में उतना बड़ा किरदार स्कूल के लोगों का नहीं रहा। जिना स्कूल से पढ़ा हुआ था और मौलाना आजाद मदरसे से, आप समझ सकते हैं इस चीज को। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आप यकीन जानिए जिस तरह मदरसों को दर दर भटकना पड़ता है। मैं खुद मदरसा बैकग्राउंड से हूं, कई एक मदरसों से जुड़ा हुआ हूं, और अगर तो उसकी जिम्मेदारी फायदे लेने के लिए जाइए तो रिश्वत तक की बात हो जाती है। नहीं, अब पूरी बात बीजेपी सरकार की तो नहीं है। बात कंप्लीट नहीं, मैं मुद्दे पर टिके रहने की बात कर रहा हूं कि पीएम की ओर से यह कहा जा रहा है, अभी जो सर्वे कराया गया उसके बाद उस वक्त ये आरोप लगाया गया कि भाई मदरसों के खिलाफ जो है यह सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन सरकार का तो ये कहना था कि भाई हमारे पास अब डेटा आ गया है, अब हम जो है सही तरीके से जो योजनाएं होंगी उसको फायदे के साथ लागू कर पाएंगे। नहीं, मैंने सर्वे की मुखालफत कभी नहीं की है और मैं खुद कहता हूं कि मदरसे के लिए कुछ अच्छा करना होगा इसलिए सर्वे हुआ होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था। इस वजह से मैं आप उस शख्स से ये सवाल कर रहे हैं जो कि मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी अगर मुसलमानों का दिल जीतना चाहती है तो नासिर के कातिल, जुनैद के कातिल, पहलू खान के कातिल के साथ क्यों खड़ी नजर आती है? मैं सवाल करता हूं कि उन कातिलों का अंजाम क्यों नहीं वैसा हो रहा है जैसा कि कन्हैया लाल का अंजाम हो रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि ये भेदभाव कानून व्यवस्था का मामला है। ये बताइए कि इक्का दुक्का स्थानीय स्तर पर जो है, क्या जमीयत जो है अपराधियों के साथ खड़ी नजर नहीं आती है? क्योंकि हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि जब तक साबित ना हो जाए कोई शख्स जो है अपराधी नहीं होता। ऐसे तो स्थानीय संस्थाएं जो है वो मुस्लिमों के पक्ष में भी खड़ी नजर आती हैं। उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री को या सत्ताधारी पार्टी को जिम्मेदार बताना। इक्का दुक्का इंसिडेंट को लेकर आपने खुद जो है जिक्र कर दिया, उमेश कोल्हे का भी जिक्र कर दिया, आपने जिक्र किया कि जिस तरह से हत्या की गई थी, इस मामले में सरतन से जुदा वाला मामला हुआ था।
जी जी, मैं सबको कह रहा हूं सबके साथ एक समान हो, लेकिन नासिर और जुनैद के कातिल नहीं अभी भी नहीं पकड़े गए हैं जिस तरह पकड़े जाना चाहिए, और वैसी सजाओं की बात नहीं हो रही। मैं कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, सत्ता पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं। यहां तक कि इफ्तार पार्टी में शरीक हो रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन इसके बावजूद अजीजिया के लिए जैसे कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं हो रही है। नहीं, वो तो मैं सभी को कह रहा हूं कि केंद्र की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। बिहार में गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो वहां की पुलिस कर रही है, और इस मामले को लेकर के तो उल्टा बीजेपी तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है। तो उससे हम छोड़ दें, मुद्दे पर हम यहां ये टिके रहे कि अब अगर बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को योजनाओं का फायदा मिल रहा है, तो योजनाओं का फायदा देना ज्यादा जरूरी है ये कहना कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, सिर्फ इतना कहना भर काफी है, या फिर योजनाओं का फायदा मिल रहा है तो समर्थन करें? नहीं, योजनाओं का फायदा मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुद मैं मदरसों से जुड़ा हुआ हूं, जिस तरह फायदा मिलना चाहिए जितना नाम है उतना जमीन पे नजर नहीं आता। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। ठीक है भाटी साहब। नहीं, राकेश त्रिपाठी जी ने ये कहा कि विपक्षी ये परसेप्शन बनाते हैं, ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की विरोधी है, जबकि ये सही नहीं है। तो वो बता देना कितने टिकट दिए थे लोकसभा में। मैंने तो ये बताया, आंकड़े बताए नहीं कि लोकसभा में कोई टिकट नहीं दिया, विधानसभा में उत्तर प्रदेश में नहीं दिया। तो उन्हें हमारा परसेप्शन खत्म कर देना चाहिए, बता दें कितने टिकट दिए हैं या आगे कितने देंगे। नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि चार हमने, भाई मुस्लिम वोटर जो है कितने वोट देते हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे तब तो उनको टिकट मिलेगा। खैर, इस पर हम आएंगे। राकेश जी आपके पास आऊंगा मैं। ठीक है, आगे चंदन जी, ये तो वो बात होगी कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई जी। ये तो बात वो होगी कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। पहले वो वोट दे जब टिकट देंगे, या पहले टिकट देने शुरू करेंगे तो वोट भी देने शुरू कर देंगे। अभी इन्होंने कहा कि चार MLC बना दिए जी उत्तर प्रदेश में। तो भैया 100 में से अगर 4 बना दिए, मुसलमान तो 18% है उत्तर प्रदेश में, 18 तो उनकी हक की बनती है सीट। ये कौन सा एहसान कर दिया आपने अगर 4 नहीं? तो क्या अगर समाजवादी पार्टी जो है जितनी जातियां हैं सब उसके हिसाब से बांटती है वो सीटें, या फिर आपकी पार्टी में भी किसी एक खास समुदाय को, किसी जाति को ज्यादा वो सीटें बांटी जाती हैं? समाजवादी पार्टी जहां भेदभाव करे वहां आप सवाल उठाओ नहीं, राकेश जी भी उठाएं जी। अब भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है तो हम तो वो सवाल उठा रहे हैं। ठीक है। और जो मैंने तीसरी बात, मैं बिल्कुल सवाल उठाऊंगा मुसलमानों। अरे भाई राजकुमार भाटी जी बता दें कि विधान परिषद में इनके आज कितने इनके द्वारा भेजे गए, केवल 2 इससे MLC है मुस्लिम, केवल 2, और भारतीय जनता पार्टी के 2 गुना इनसे ज्यादा 4 MLC हमने भेजे हैं। अगर आप हम पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप मुसलमानों का विरोध करते हैं, तो 4 MLC जिनमें बिना जनता से निर्वाचित हुए पार्टी के द्वारा सीधे उनको उच्च सदन में भेजने का काम किया है। यही आपका नैरेटिव टूट जाता है। राजकुमार भाटी जी, कितना भी प्रयास करिए कि मुसलमानों को वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहिए। अब हमने सबके चंदन जी 10 सेकंड और देना मुझे। चंदन जी 10 सेकंड, और इसीलिए केंद्रीय योजनाओं से सीधे जोड़ने का काम हमने किया है। इसीलिए मुसलमान आपके मुगालते से अब बाहर है। अब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। नहीं भाटी साहब, राकेश जी, मैंने शुरू में कहा था कि हमें बहुत खुशी होगी अगर मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है। मैंने कब कहा कि हमने ठेकेदारी ले रखी है मुसलमानों की? और देखिए, जो आप कह रहे हैं कि आपने ज्यादा MLC बनाए मुसलमान के, तो अब कृपया ये कहना बंद कर दें कि समाजवादी पार्टी यादवों की मुसलमानों की पार्टी। आप ये तो नहीं कहेंगे अब आगे से, अब मुसलमानों की ज्यादा पार्टी बीजेपी है। आप ये कहना चाह रहे हैं, सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो मैं तो आपकी बात से सहमत हूं, मैं तो आपको इस बात का समर्थन कर रहा हूं। आप क्यों नाराज हैं? ठीक है, मैंने तो खुशी जाहिर करी है कि आप मुसलमानों को जोड़े, कम से कम ये घृणा की राजनीति तो बंद हो। हसन साहब ये क्यों कह रहे हैं कि तो ये मुस्लिमों को बांटने की कोशिश है? ST हसन साहब तो आप ही के सांसद हैं। ST हसन साहब जो कह रहे हैं वो बात एकदम सही है। भारतीय जनता पार्टी केवल मुसलमानों को ये करना चाहती है कि इनका वोट एक जगह ना जाए जी, इनका वोट बढ़ जाए, इससे हमें फायदा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और आप एकजुट रखना चाहते हैं, आप डराना चाहते हैं ताकि कॉपीराइट है आपका? समाजवादी पार्टी का क्या कॉपीराइट है सर? राजकुमार भाटी जी, क्या मुस्लिम वोटों पर समाजवादी पार्टी का कॉपीराइट है? ये क्या बात है? मैंने आपके बिना सवाल करे 2-3 बार मैं कह चुका हूं कि हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है। हमें खुशी है भारतीय जनता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना व्यवहार तो बदले, अपनी सोच तो बदले, अपनी भाषा तो बदले। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजधानी में खड़े होकर खुलेआम गाली दे रहे हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये कहता है
कि सारे आतंकवादी मुसलमान हैं और ये नारे लगाते हैं। ठीक है, मुसलमान के 2 स्थान अगले शब्द में। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, आरोप लगाया जाता है, डर का माहौल पैदा किया जाता है, आरोप लगाया जाता है, जो बातें कही गई हैं कि भाई नारेबाजी की जाती है मुस्लिमों के खिलाफ, फिर इस तरह की आउटरीच जो बीजेपी की है उसका क्या फायदा? चंदन जी, अभी जो बात हो रही थी, जी न्यूज़ के जो आपके दर्शक हैं वो सब जानते हैं कि भाटी जी क्या कह रहे हैं, जुनैद जी क्या कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं वो जनता सब कुछ जानती है। लेकिन अभी 2-3 बातें भी ध्यान में आई हैं। अभी ये कहा जा रहा था कि उनको भड़काया जाता है, हिंदू पक्ष क्या कहता है, और बांटने की साजिश चल रही है। तो मैं कहता हूँ बांटने की साजिश का क्या विषय है। 1947 में जब चुनाव हुए और चुनाव में स्वतंत्रता के बाद के जब चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग को 80% वोट मिले थे और उस समय कांग्रेस पार्टी हिंदू पार्टी के रूप में जानी जाती थी, उसको 20% वोट मिले थे। तो उस समय भी ये बटा हुआ था मामला। अब इसी देश में अगर ये कहा जाता है कि हर मुस्लिम आतंकवादी क्यों निकलता है, तो उसी देश में APJ कलाम जैसे जो देश के राष्ट्रपति बनते हैं उनका देश में कहीं कोई विरोध नहीं होता है, अशफाक उल्लाह का कोई विरोध नहीं होता है। और आपने कल ही सुना कि जब एक पद्मश्री दिया गया एक मुस्लिम सज्जन को, तो उन्होंने कहा कि हम तो गलत समझते थे इन लोगों को, हमारा तो भ्रम टूट गया। देखो, प्रधानमंत्री इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आवाज सबके पास जानी चाहिए ताकि अगर किसी को गलत ढंग से बरगलाया जा रहा है वो समझ सके कि वास्तविकता क्या है। और रही बात यह कि मुस्लिमों को क्यों दोषी, 1 मिनट चंदन जी, मुस्लिमों को दोषी को ठहराया जाता है, तो मैं कहता हूं कि अभी राजस्थान की घटना देख लीजिए जहां पर जिंदा जला दिया। वो केरल में नोएडा से एक शेख जाता है और एक रेल गाड़ी के डिब्बे में पेट्रोल डालकर वहां जला देता है। ऐसी कितनी घटनाएं आपको मिलेंगी। तो ये तमगा किसके सिर पर बंधेगा, ये साफा किसके सिर पर बंधेगा? तो उनको स्वीकार करिए कि इस प्रकार की घटनाएं यहां हो रही हैं, इनको हम रोकेंगे। ठीक है, राशिद शरीफ साहब, आपने जो बात कही थी कि डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसके जवाब में तिवारी जी का यह कहना है कि जो अपराधी हैं उनको धर्म से ना जोड़ा जाए। उन्होंने अगर कुछ गलत किया हुआ है तो मुसलमान डरा हुआ है, ये को छोड़ करके उसने अपराध किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा मिलना चाहिए सर, चाहे इधर के हो या उधर के हो, दोनों में भी किसी को भी कोई भी अपराध करता है। बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले हैदराबाद हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे जी, यहाँ पे है तो तेलंगाना के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे कि बहुत कुछ है तो तरक्की हो रही, बहुत कुछ है तो कामा हो रहे, मेट्रो के बारे में बता रहे थे। तो उनको अब इस वक्त ये बताना चाहिए, इस वक्त 40 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनके लिए पैकेज जो बात करने का है, जो लेने की बात अभी सुन रहा था कि लेने की बात मुसलमानों को पार्टी में लेने की प्लान चल रहा है सब। तो उनको ये सबसे पहले मुसलमानों के लिए क्या करना चाहिए, मुसलमान को क्या देना चाहिए, जो इच्छे दलित से नीचे आ चुके। बिल्कुल है सो आप ये अगर ठीक है, मैं यूपी के राशिद जी आपने जो बातें कही हैं उसमें यूपी के कुछ आंकड़े में डालना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। पहले आगे की चीजें बात करें तो बहुत बेहतर होगा। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में 39%, शौचालय योजना के 22%, उज्ज्वला योजना के 37% और मुद्रा योजना के 30% लाभार्थी यूपी में मुस्लिम हैं। आबादी है 19%, 19.33%, और मैंने जो आंकड़े बताए उसके मुताबिक 39% उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में फायदा मिला है। इसके अलावा शौचालय योजना में 22%, इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी जो योजनाएं हैं इसमें भी मुस्लिम कारीगरों को ज्यादा फायदा पहुंचा है। एक और आंकड़ा है जिसमें कि 5 साल में राज्य में आवास योजना में 43 लाख घरों का निर्माण किया गया, इसमें से 20 लाख केवल पसमानदा मुस्लिमों को मिला है। क्या ये आंकड़े अगर बीजेपी मुस्लिमों के बीच ले जाती है, दावा करती है, तो उसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच बराबर होनी चाहिए सर। बात अगर है तो अगर वाकई जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो सही है, अगर वाकई वो मुसलमानों को ये चीज मिली है तो बड़ी अच्छी बात जी। अगर खाली आंकड़े ही है, कुछ मिला नहीं है, आप देखिए नौकरियों में मुसलमान किधर है, सरकारी आंकड़े हैं ना सर। आज नहीं, मुसलमानों की नौकरी का फिर मामला एक अलग चला जाएगा, वहां शिक्षा और बाकी सारी चीजों की बात होगी तो फिर बहुत दूर तक चली जाएगी। मैं सिर्फ अभी फैक्ट की बात कर रहा हूं कि ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, बीजेपी की ओर से दावा किया गया है। हर तरीके से क्या उठाया जा रहा, मेरा सवाल ये, आज विधानसभा से हटा दिया जा रहा है, लोकसभा से हटा, क्यों? ये क्या, ये पॉलिसी है क्या हमारी आवाज पार्लियामेंट में नहीं पूछना जी, ये असेंबलियों में हमारी आवाज नहीं आना, क्या पब्लिक तक है तो हमारा प्रॉब्लम नहीं मालूम होना?
ठीक है, ये चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, आपने जो बात कही पहले ये बात कही कि तरक्की को लेकर, पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी सर राजनीति में तो टू वे ट्रैफिक होता है। अगर जो है कोई समुदाय किसी पार्टी के साथ जुड़ता है, कोई जाति जुड़ती है, तो वो पार्टी उसको फायदा पहुंचाती है। राकेश त्रिपाठी जी, अगर मुस्लिम आपको वोट देना शुरू करें तो फिर आप लोग टिकट देना बढ़ाएंगे या टिकट देना बढ़ाएंगे फिर मुस्लिम आपको वोट करेंगे? रिस्पॉन्ड करें सर। चंदन जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये बात कहा जाना कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता है, ये पूरी तरह से गलत है। भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार या अलग अलग राज्यों की सरकार, सभी सरकारों में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी है और इसी वजह से सरकार के द्वारा भी मुस्लिम मतदाताओं के लिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं, सम्मान सभी का, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, जैसा तुष्टीकरण यूपी में अखिलेश यादव करते थे कि 2012 से लेकर के 17 तक में वो केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए पैसा जारी करते हैं, लेकिन शमशान का पुरस्कार लेने का काम नहीं करते। यही सब बातें जो है ना, फिर मैं लौटूंगा इस विवादित बयान जो दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं स्पॉइल स्पोर्ट का काम करते हैं कि आप लोग एक तरफ दावा करते हैं कि भाई इतने ज्यादा फायदे जो हैं, केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिला लोगों को, और फिर इस तरह के बयान आते हैं। एक तरफ 80 बनाम 20 की बात की जाती है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के मन की बात। कौन सी बात को असल समझे मुस्लिम समाज? राकेश त्रिपाठी जी। देखिए चंदन जी, 80 बनाम 20 की जो चर्चा मुख्यमंत्री जी ने की, वोट परसेंटेज को लेकर के कही थी। 51% वोट भारतीय जनता पार्टी पहले ही लोकसभा के चुनाव में अचीव कर चुकी है। हम 80% वोटों के टारगेट को लेकर के चल रहे थे और 20% में जो ये जाति मजहब के समीकरण बना करके करने चलने वाले लोग हैं, विपक्ष के खाते में 20% वोट की बात कही थी। कभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसी जात या मजहब को लेकर के ये बात नहीं कही। विपक्ष इसको लेकर के बार बार इसको जाति मजहब में जोड़ने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम कर रहा है और इस मंत्र को हमने तंत्र में लागू करके दिखा दिया है। इसीलिए आज जो केंद्रीय योजनाओं के जिन अनुपात की आप चर्चा कर रहे हैं, ये जमीनी स्तर पर लागू होते हुए दिखा है। मैं उदाहरण दे रहा हूं फिर उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ हो, अंबेडकर नगर हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, चंदौली हो, भदोही हो, ये वो जिले हैं जिन जिलों में हथकरघा उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गया था सपा बसपा की सरकारों के समय में। जहां बिजली नहीं पहुंचती थी, जहां आतंक का माहौल था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद दंगे नियंत्रित करने का काम किया, बिजली पहुंचाने का हमने काम किया और आज अकिलियत के चेहरे पर भी मुस्कान है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि जब कानून व्यवस्था ठीक होती है, निवेश आता है, तो रोजगार अपने आप सृजित होता है और ये जाति मजहब की पीछे रह जाती है। इसलिए फिर कह रहा हूं, बीजेपी का दावा कि जो निचले स्तर के लोग हैं जिनको योजनाओं का फायदा मिल रहा है वो बीजेपी से ऑलरेडी जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आजमगढ़ और इसकी बात की जाए रामपुर में लोकसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी को मिली जीत इसका सबूत है। आप लोग बरगला रहे हैं मुस्लिम वोटर उसको। राकेश त्रिपाठी जी, जो आपने 80-20 का तो बहुत बढ़िया विश्लेषण कर दिया। उस भाषण में योगी आदित्यनाथ जी ने अली बजरंग बली की बात भी कही थी। 20-80 की लड़ाई है, अली और बजरंग बली के बीच में लड़ाई है। इसका भी विश्लेषण करते हैं कि अली बजरंग बली उनका गरीब और अमीर से मतलब था या बेरोजगार और रोजगार से मतलब था। ये मैंने देखो पहले भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि मुसलमान की वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। इस बात को अगर भारतीय जनता पार्टी समझ ले, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाना छोड़ दे, नफरत फैलाना छोड़ दे, तो इस देश का बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत भविष्य बहुत सुंदर हो सकता है। हम मुद्दों के आधार पर लड़े, एजेंडा के आधार पर लड़े, विकास के नाम पर लड़े, हिंदू मुसलमान के नाम पर न लड़े, जातियों के नाम पर न लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है। ये बातें बहुत अच्छी करेंगे, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं सर, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क साहब जो है आप ही के सांसद है, आप ही की पार्टी के, उनके बयान जो है अगर उठा करके आप देखें तो आपको जो है बीजेपी को नसीहत देने के पहले उनको भी बहुत समझाने की जरूरत है। आपकी पार्टी के नेता भी उस तरह की बयानबाजी करते हैं। बहरहाल जुनैद हारिस साहब, क्या बीजेपी की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं निचले स्तर पर लोगों को उसका फायदा मिल रहा है और यही वजह है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूं। राजस्थान के अंदर एक बच्चे को आतंकवादी कहने की वजह से 12वीं क्लास का टॉपर बच्चे ने सुसाइड कर लिया
और उसके प्रधानाचार्य और बाकी टीचर्स उसको कहते थे। अभी कार्रवाई नहीं हो सकी। मैं पूछता हूं बीजेपी राकेश जी से, क्या उसके साथ खड़े हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मैं बार बार पूछ रहा हूं कि जुनैद और नासिर के कातिलों को मुद्दा बना रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अजीजिया मदरसे के लिए ये मुद्दा बना रहे हैं, ओपन अपना 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 मत सामने ला रहे हैं। ये जो भावनात्मक मुद्दे हैं, ये जो भावनात्मक मुद्दे हैं, आप चार बातें कहेंगे सामने वाले की तरफ से भी। भावनात्मक नहीं, रियलिस्टिक इस पर वीएचपी की ओर से तिवारी जी इस पर रिस्पॉन्ड करें सर। देखो, ये मैं ये कहता हूं कि 500 ऐसी घटनाएं जो मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं पर की गई, उनकी हत्याएं की गई, माँ बहनों का बलात्कार किया गया, उनको मारा गया, जलाया गया, ऐसी 500 घटनाएं होंगी। उसमें से 2 घटनाएं ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं हिंदुओं के नामधारी जो लोग हैं उनके साथ भी हुआ होगा। तो 500 घटनाओं और 2 घटनाओं का एक सामंजस्य बिठा करके जब बात करते हैं तो एक तो ये समझना चाहिए, अभी शोभा यात्राएं निकली, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कई प्रांतों में शोभा यात्राओं में पत्थरबाजी हुई है और इस बार भी हुई है, पिछले वर्ष भी हुई है। आखिर वो पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग थे? इन शोभा यात्राओं को रोकने वाले कौन लोग थे? और जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनकी वकालत करने वाले इन्हीं टीवी चैनल में बैठ करके वकालत करने वाले कौन थे? मैं कहता हूं उन पत्थरबाजों को, ऐसे लोगों को जो हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, अत्याचार करते हैं, हिंदुओं के बच्चों को मारते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके सामने आ जाएंगी। उनकी वकालत क्यों करते हैं आकर के? ये अगर यहां पर बैठकर वकालत करना छोड़ दें, अपराध की तरीके से देखा जाए, राशिद शरीफ साहब, आप कमी आ जाएगी। अपराध की तरह से देखा जाए, हिंदू मुसलमान के जरिए ना देखा जाए, जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको बिल्कुल कानून के दायरे में हैंडल किया जाए, ना कि धर्म के दायरे में। राजनीति जो है वो विकास के आधार पर होनी चाहिए। जी सुन लें इस बात को जरा सा प्लीज। राशिद साहब को मिले आता हूं। 100% यकीन के साथ जी राशिद साहब तब एक रिएक्शन ले लेते हैं सर। यकीन के साथ कह रहा हूं इस बात को। अभी जो मैं सुन रहा था, मैं अभी बात हो रही थी, आपकी मर्जी। अभी सुनिए सर, जरा थोड़ा सुनिए, थोड़ा टाइम दीजिए जरा। आप जो बता रहे हैं कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सेंट्रल में ऐसो जो 5020 करोड़ थे उसको 3000 कर दिया गया। फिर देखे तो मुसलमान आइए, मुसलमान आइए, मुसलमान आइए, बीजेपी आपके साथ है, बीजेपी है। नहीं, पहले सुनिए सर, आप थोड़ा सुनिए। बीजेपी आपके साथ है, मुसलमान को लेना चाह रही, मगर अंदर से मुसलमानों को खत्म करना चाह रही। मदरसों में है तो घुस के आतंकवाद हो रही, वहां पे आतंकवाद की तालीम हो रही है। कोई मदरसे में बताओ निकला तो कुछ? खाली टीवी पे आके बड़बड़ करने से क्या फायदा, लोगों को वर्गलाने से क्या फायदा? आपका जी न्यूज इतना बेहतरीन, हजारों लोग देखते हो, तो ऐसे लोगों को आप भी थोड़ा एहतियात करें कि ये चीज ऐसा इस तरीके से वर्गलाने की जरूरत नहीं है। जो हकीकत है, मन की बात आओ, मन की बात की ये चल रहा है प्रोग्राम मन की बात का, मन की बात पे हमारे पीएम साहब आना और बताना, वाक़ई बताना। नहीं राशिद शरीफ साहब, नहीं राशिद शरीफ साहब, बजट कम किया गया, उसको लेकर के सरकार की ओर से बताया गया, सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई कि डुप्लीकेशन हो रहा था। बताना क्या मुसलमानों को? नहीं राशिद शरीफ साहब, इलेक्शन कर रहे हैं, ये बताना, ये भी बताना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट माइनॉरिटी का था 5020 करोड़ का, अब उसको 3000 कर दिए, 2000 कम कर दिए, वो भी बताना। उसके बाद तेलंगाना का बजट अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2200 करोड़ है। छोटा सा स्टेट हमारा, खुशहाल स्टेट हमारा, बेहतरीन स्टेट हमारा, यहाँ पे भी आके ऐसा तमाशा करना बहुत गलत बात है। नहीं, आप ही के स्टेट में सर, आप ही के स्टेट में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आप ही के स्टेट में है सर, उनके बयान भी थे और आज भी वो बाकायदा अब बाहर हैं और भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं। तो भड़काऊ बयानबाजी करने वाले राजनेता वो हर तरफ है सर। ये डिबेट कर रहा है जी, सीएम साहब मन की बात बताना चाह रहे हैं, 100% हो गए। फिर मैं एक बार मुबारकबाद देता हूँ, मगर है तो हकीकत बताना। सीएम साहब वाकई, पीएम साहब वाकई 36 इंच का सीना है उनका। नहीं, विकास के जो आंकड़े रखे गए उनका ईमानदारी से मुस्लिम समाज को भी अध्ययन करना चाहिए। ठीक है हारिस साहब, ठीक है। देखिए राशिद शरीफ साहब, आपने नहीं आरोप लगाने में तो सर पूरा दिन निकल जाएगा। हरीश साहब जी, मैं योगी सरकार की तारीफ करता हूं कि रामनवमी के जुलूस के मौका से आगरा के अंदर रिजवान और शानू नाम के 2 बच्चों को फंसाने के लिए एक इंसिडेंट पर जाएंगे सर, तो ऐसे अभी जो है तिवारी जी ने बताया कि उनके पास भी गिनाने के लिए काफी कुछ है सर। सुने नहीं, कानून ने कार्रवाई की ना, उसमें पुलिस ने अरेस्ट किया ना सर, तो फिर ये विक्टिमहुड क्यों सर?
अरे भाई वही तारीफ उसमें कानूनी कार्रवाई हुई कि नहीं? मैं वही तारीफ कर रहा हूं जी। आप सुन ले, मैं तारीफ कर रहा हूं इस बात की जी। लेकिन इसी तरह से मैं आपको 100% कह रहा हूं कि मुसलमान जुलूस, रामनवमी के जुलूस पर अगर पत्थर फेंकेगा तो मुसलमान नहीं है जी। उसका नुकसान है। इस्लाम भी मना करता है, कानून भी मना करता है और दंगों से नुकसान भी होता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे योगी सरकार की मैं तारीफ कर रहा हूं, इसी तरीके से दूसरी जगहों पर भी जुलूस में ये मुसलमान नहीं जो पत्थरबाजी कर सकते हैं, ये इनको बताना चाहता हूं। और 500 और 200 की मिसाल दे रहे हैं। 500 और 200 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू और मुसलमान आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए। मैं तमाम हिंदुओं के साथ खड़ा हूं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। ये आप इसको आप हिंदुओं के मुद्दों को क्यों उठाते हैं, मुसलमान को क्यों नहीं अब मुद्दों में शामिल करते हैं? मैं 500 और 200 की बात नहीं कर रहा हूं जुनैद साहब, मैं 500 और 200 की बात नहीं कर रहा हूं, 500 और 2 की बात कर रहा हूं, 500 और 2 की बात कर रहा हूं। 500 घटनाएं ऐसी होती हैं, तब 2 घटनाएं कहीं इधर से होती हैं, मैं वो बात कर रहा हूं। और आप उन 2 को लेकर के पूरे हिंदू समाज को, जबकि 80% आबादी में 2% और बाकी यहाँ 5%, तो उसकी तुलना मत किया करिए। आप उन लोगों को उनके साथ मत खड़े होइए जो पत्थरबाजी करते हैं, बलात्कार करते हैं, जलाते हैं, काट कर राकेश, ठीक है, हम मुद्दों से ना भटके जी, हम मुद्दों से ना भटके, तो ये घटनाएं बढ़ेंगी, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, आप ये बताइए कि बिल्किस बानो केस में जब मुल्जिम बरी हो जाता है और उन लोगों को माला पहनाया जा रहा है, आपने मुखालफत की? सर हारिस साहब एक तरफ आप जो है तारीफ करते हैं, मैंने एक तरफ तारीफ करते हैं, उसके बाद गिनाते हैं। उनके पक्ष में कौन खड़ा हुआ? इस मुद्दे पर हिंदू समाज बलात्कारियों के पक्ष में नहीं खड़ा होता है, बिल्कुल नहीं खड़ा होता है। अरे ठीक है, वो कौन लोग थे जिन्होंने माला पहनाया? एक मुसलमान घटना बता दीजिए जी। जुनैद हारिस साहब, ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें कि जो है जो दोषी साबित हुए हैं बाद में, उनके पक्ष में भी कई संस्थाएं, कई नेता खड़े हुए नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी पर तो आरोप लगा था कि बम धमाके के जो आरोपी थे उनको छोड़ने की तैयारी की गई थी, बाद में उनको अदालत की ओर से जो है इस मामले में दखल देकर के उनको रोका गया था, बाद में उन्हें सजा हुई। सर हम इंडिविजुअल घटनाओं पर ना जाएं, हम इंडिविजुअल घटनाओं पर जाएंगे सर तो पूरा दिन कम पड़ सकता है। राकेश त्रिपाठी, 2024 को लेकर के सियासी प्लान तो नहीं है ये? आप देखिए जी हारिस साहब, मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, एक भी मुसलमान के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। सर राकेश, इस मामले को लेकर के कई ऐसे मुद्दे आते हैं, होना चाहिए ना जी। ठीक है राकेश, एक नाम दे दीजिए जिसमें मुसलमानों पर जुल्म हुआ और ये खड़े हुए हों। आप एक मिसाल दे दे बीजेपी, एक मिसाल से। ठीक है, वो अलग मुद्दा है सर। राकेश त्रिपाठी जी, इसी डिबेट में हारिस साहब ने अभी तारीफ की कि योगी सरकार की, अब तारीफ करते हैं कि उसने बेकसूर मुसलमानों को फंसने से बचाया। अभी तारीफ कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं एक मुझे वैसा मसला बता दीजिए। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि शासन की नजर में, आज भाजपा की शासन की नजर में पीड़ित की और पीड़ित उत्पीड़क की हम जात या मजहब नहीं देखते हैं। अपराध करने वाले ने कौन सा अपराध किया है, इंडियन पेनल कोड की कौन सी धारा लगेगी, ये विचार होता है। पीड़ित की जाति नहीं देखते, पीड़ित का मजहब नहीं देखते, पीड़ा देने वाले की जाति नहीं देखते, उसका मजहब नहीं देखते। क्राइम का हम पैटर्न देखेंगे, उसके आधार पर निर्णय करेंगे, उसके आधार पर कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। मैं दूसरी बात और साथ में कहूं, जो राशिद साहब ने कहा कि कर्नाटक में आरक्षण हटा दिया गया। अरे भाई राशिद साहब, आप इस बात से वाकिफ हैं, जानकार हैं कि हमारा मजहबी आरक्षण, भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। भारत का संविधान यह घोषित करता है कि मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, तुष्टीकरण बंद होना चाहिए। ये तुष्टीकरण ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये जालीदार टोपी लगा करके जो रोजा नहीं रखते हैं वो इफ्तारी कर लेते हैं, ये इफ्तारी महंगी पड़ जाती है। आज सच में आपके साथ कौन खड़ा है, आंखें खोलकर देखिए। आप अपने कानों से कहीं सुनी पर विश्वास मत करिए, महसूस करिए कि नरेंद्र मोदी सरकार या अलग अलग राज्यों में भाजपा की सरकार ने समस्याओं का समाधान किया है या नहीं किया है। आज भाजपा पूरे दावे से कह सकती है कि हमने बिना किसी भेदभाव के योजनाएं लाभार्थी तक पहुंचाने का काम किया है। जाति मजहब का हमने कोई भेदभाव नहीं किया है और इसी कारण से आज बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग भी, अक़लियत तबका भी भाजपा के साथ जुड़ रहा है। राजकुमार भाटी जी रिस्पॉन्ड करें। चंदन जी, एक तो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बम विस्फोट के आरोपियों को रिहा करने की कोशिश की थी, कि रिहा कर नहीं पाए, तो साथ में आप ये भी जोड़ देते कि बीजेपी ने तो बम विस्फोट के आरोपियों को संसद में पहुंचा दिया।
वो ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी बात जो हमारे मित्र तिवारी जी कह रहे थे कि बात है, बम विस्फोट के आरोपी संसद में नहीं पहुंचे, बिल्कुल झूठ है। वो पूरे आरोपों से मुक्त है, आरोपी रही है, वो संसद में आरोपों से मुक्त है, न्यायपालिका द्वारा कहीं दोषी नहीं पाई गई है। 9 अभी मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट ने बरी नहीं किया, अभी मुकदमे चल रहे हैं। किसी भी मामले में वो दोषी साबित नहीं है, आरोपी किसी भी मामले में दोषी साबित नहीं है, और जनता की अदालत में जनता के द्वारा चुन करके गए हैं। वो भी साबित नहीं थे, अरे वो भी साबित नहीं थे। अरे साबित तो हो गए ना, साबित तो हो गए ना। आप जब साबित हो जाएगा तो हम पर आरोप करिएगा, साबित हो जाएगा तो आरोप करिएगा। था आपके बीच में, ठीक है, बोलने दीजिए सर। राकेश जी, मैं तो बोला नहीं था आपके बीच नहीं, भाटी जी आपकी बात को काउंटर के पास पॉइंट था, इसलिए उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया। आप भी सुन ले जी। हाँ, नहीं, तथ्य ये है वर्ड टू वर्ड एक भी शब्द गलत हो। बम धमाके के आरोपियों को छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी ने बम धमाके की आरोपी को टिकट देकर संसद में पहुंचा दिया। दूसरी बात, तिवारी जी ने जो कहा कि हिंदू कभी खड़े नहीं होते हैं बलात्कारियों के समर्थन में, सवाल हिंदू का थोड़ी है, हिंदू पे आरोप थोड़ी लगा रहे हैं। हिंदू तो बहुत अच्छा मजहब है, हिंदू तो बड़े उदार होते हैं, बड़े सच्चे लोग होते हैं। बात तो बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की है। ये लोग तो खड़े होते हैं। कठुआ में क्या था? कठुआ में बीजेपी ने बाकायदा जुलूस निकाला बलात्कारियों के समर्थन में। गुजरात में क्या हुआ? बिल्किस बानो के आरोपियों को माला पहनाई गई, उनके पैर छुए गए, और वो अभी बीजेपी के मंच शेयर कर रहे हैं। बीजेपी के मंच पर मौजूद था अभी विधायक के साथ, और बीजेपी के विधायक ने क्या कहा? वो तो संस्कारी थे इसलिए रिहा कर दिए। आप जो कोर्ट से सिद्ध हो चुके थे आरोपी, जिनको कोर्ट ने सजा दी थी, उनको आप बरी करते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, उनकी जिंदाबाद बोलते हैं जी। तो ये कम से कम ऐसी, ठीक है विजय शंकर जी, नहीं होनी चाहिए जो। देखो, ऐसा है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं, ये बात सही है। तो जो आरोप लगाया गया था कठुआ में कि किसने बलात्कार किया, वो बलात्कार वहां नहीं हुआ था। झूठा आरोप मढ़ करके देश भर में पूरा हिंदू समाज बलात्कारी है, इस प्रकार का प्रचारित करने का काम किया गया था। एक मिनट सजा दे दी है, उन्हें सजा हो चुकी है पूरा। एक मिनट, आप कोर्ट को भी नहीं मानेंगे? एक मिनट, अरे सुनिए भाई, आप सुनिए ना। एक और बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, उनको कोर्ट ने सजा दी थी कि नहीं दी थी? वो संविधान दत्ता नहीं था। अगर कोर्ट में उनको सजा हो गई, इसके बाद उनके विषय में क्या? आप डबल स्टैंडर्ड क्यों बात करते हैं? डबल स्टैंडर्ड क्यों बात करते हैं? एक बार तो कहते हैं कोर्ट ने सजा दी थी, एक बार जिनको कोर्ट की सजा हो चुकी है उन पर भी बात कर रहे हैं, और उनको किसी भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संगठन ने उनका सम्मान नहीं किया था। उनके परिवार वाले लोग थे। तो आप डबल स्टैंडर्ड बात क्यों करते हैं? मैं कह रहा हूं राजकुमार जी, आप कठुआ की बात नहीं, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं भी कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं भी कोर्ट की बात कर रहा हूं। बीजेपी के विधायक उनके पैर छू रहे थे, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, इंसिडेंट वाइज आप बोल रहे हैं, झूठ मत बोलिए। भावनात्मक मुद्दों पर, भावनात्मक मुद्दे हो या विकास का एजेंडा हो, भावनात्मक मुद्दा हो या विकास का एजेंडा हो, हम सभी से, आप सभी से क्लोजिंग कमेंट इसमें चाहेंगे। भावनात्मक मुद्दा हो या विकास का एजेंडा हो, सबसे पहले राशिद जी, आप ही से मैंने शुरू किया था, आप ही से फिर आप ही के पास आऊंगा। जहां तक मैं बीजेपी को समझ सका कि उनका एक ही एजेंडा है, हम सरकार तुम नौकर, बस ये चीज हमारे जहां तक हम लोग है तो समझ सके बीजेपी को। आज भी ये देखिए आप कि इतना ये बैठ के बोल रहे, राकेश जी बोल रहे और दूसरे साहब बोल रहे हैं कि इनको बता दीजिए, बोलिए आज 9 साल में मुसलमानों के ये राशन दिए 80 करोड़ मुसलमान, पूरे जनता को ये करे, वो छोड़िए आप है, वो छोड़ दिया जाए, मतलब जो गरीब को मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, उज्ज्वला योजना मिल रही है, उसको छोड़ दिया जाए। सिर्फ जो भावनात्मक मुद्दे हैं वही अहम है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ज्यादा अहम है। राशिद शरीफ जी, मुसलमानों के साथ क्या जुल्म नहीं हो रहा? सर मैं ये पूछ रहा हूं कि राशिद जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ज्यादा जरूरी है या विकास की राजनीति? ये लोगों का खुला चेहरा देखना चाहिए, मुसलमानों को बोलना चाह रहा हूं। अरे राशिद जी, मैंने पर्याप्त सर आप ही से शुरुआत की थी, आप ही को मौका दिया था। मेरा सवाल ये था सिंपल कि जो विकास की राजनीति है वो होनी चाहिए या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स? नहीं सर, विकास सिर्फ उधर ही है, विकास इधर नहीं है, विकास सिर्फ उधर ही है जी। टिकट से पूरे उधर ही है, इधर कुछ नहीं है। टिकट पर चलिए, वो पॉइंट हो गया सर,
मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी अगर ये कह रही है, आंकड़े दिखा रही है कि डेवलपमेंट का फायदा मुस्लिमों को मिल रहा है, तो बीजेपी भाई मुस्लिमों को जाके बताएगी उसमें गलत क्या है। मुसलमान को गरीबाने मत लो, मुसलमानों से सौदे मत लो, मुसलमान को बाइकाट करो, हर स्टेटमेंट का एजेंडा। यहाँ पे भी एक पागल है पीर राजा सिंह बोल के, अब भी ऐसे बुरे बुरे गालियां, अम्मा बहन की गालियां रामनवमी में। ठीक है हारिस साहब, ठीक है आप अपनी बातें दोहरा रहे हैं सर। राशिद जी आप अपनी बातें दोहरा रहे हैं। हारिस साहब, विकास का एजेंडा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, दोनों में क्या चुनना चाहिए लोगों को? देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं मुल्क की, संविधान की और मुल्क में रहने वाले लोगों की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, और उसमें किसी भी प्रकार का हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाए, ये असल मुद्दा है। आप इसको भावनात्मक और विकास के मुद्दा कह करके अलग नहीं कह सकते। अभी बात आई थी, मैं बहुत छोटा सा, राकेश जी चुकी हैं और बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, मैं वेलकम कह रहा हूं कि बीजेपी इस अप्रोच के साथ मुसलमानों को करीब करना चाहती है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या वो माफी मांगेंगे अखलाक के कातिल? सर फिर आप जो है फिर इंसिडेंट ले आते हैं, क्या फिर किया था? तिरंगा में थोड़ी देर पहले ये बात की थी और तिवारी जी ने बताया कि उनके पास भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मिस्टर मनीष शर्मा उसको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अब सुनिए ना, एक दो मुद्दे नहीं है ना जी, तो ये अगर वो सारे इनको गलत लग रहा है करेंगे तो तो बहुत फिर तो अच्छी हमें बात पूरा है। दिन कम पड़ेगा। मेरा सीधा सवाल ये था कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या विकास की राजनीति? अगर इनको इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिक्योरिटी का इशू है। आज सूरत हाल ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, नमाज पढ़ना चाहे तो बीजेपी शासित राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी के हैं, तो वहां सिक्योरिटी है। बिल्कुल मैं कर रहा हूं, बिल्कुल मैं उससे पहले आपने जिक्र किया बिहार का, जहां पर तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, जेडीयू और आरजेडी है। बिल्कुल फिर उसके लिए भी पीएम को आप जिम्मेदार कैसे ठहराएंगे? मैं कह रहा हूं इस बात को। आप तो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सर। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। राकेश जी नहीं, मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं जी, मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। सेंटर जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए इन राज्य के अंदर जो संघीय व्यवस्था है ना सर, अगर वैसे खड़े हो तो बहुत अच्छी बात है। पीएम मोदी जो है हर एक इंसिडेंट में देश में जो एक जितने राज्य हैं, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, हर मुद्दे पर खड़े होकर आप चाहते हैं वो बयान दें। नहीं ठीक है सर, हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह राकेश त्रिपाठी जी, क्लोजिंग कमेंट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या विकास की राजनीति, जल्दी सर। देखिए, मैंने एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर पहले भी कही है कि जो लोग इफ्तार पार्टियों में टोपी लगा करके इफ्तारी करते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, वो सच्चाई में सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम करते हैं। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं, अब तक इतने लंबे समय तक अक़लियत का बहुत नुकसान किया है। ठीक है सर, जमीनी स्तर पर उनके हालात बदलने के लिए सर हमारे पास समय की कमी है, बाकी इसके बाद जाना पड़ेगा। भाटी साहब, हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए और राकेश जी अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए जी। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। ठीक है, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। ठीक है, यही सब बातें सर जब आगे जब सीए को लेकर के बात हो या फिर जो समान नागरिक संहिता को लेकर बात हो, तब भी यही बात हमें देखनी होगी कि हम वहां पर धर्म को नाल बीच में लाएं, वहां पर बतौर हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पर हम वहां पे पेश आएं, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। Zee News.